देखो हिस्ट्री में ना मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर उनको याद नहीं होती चीजें, उनको बहुत ही बोरिंग लगता है, बहुत लंबी लंबी लिटरेचर दिखाई देता है। इसी चीज को ईज आउट करने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया सर, हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया जिसको हम माइंड मैप के रूप में कहते हुए नजर आते हैं। मतलब हम एंशिएंट इंडिया को माइंड मैप के थ्रू करा रहे हैं, जिसकी ऑफिशियली आज दूसरी क्लास है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू माइंड मैप्स। पार्टिकुलरली ये सीरीज उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको बहुत मोटी किताबें नहीं पढ़ना, बल्कि लिटरेचर नहीं पढ़ना, डायग्राम्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू पूरा का पूरा कंटेंट को रिवाइज करना है। अगर दिस इज द रिक्वायरमेंट, यू हैव एक्चुअली लैंडेड ऑन द राइट वीडियो, राइट? सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश एंड आई टीच हिस्ट्री एंड पॉलिटी ऑन पोचम क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई हैव अ वेरी स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका मैसेज आता है कि सर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टेट पीएससी की करना चाहते हैं, या फिर बड़े एग्जाम्स फॉर एग्जांपल एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो यूपीएससी के अलग अलग वर्टिकल्स में दिखाई देता है। उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द एनसीईआरटी सीरीज, और अभी हमारी एनसीईआरटी सीरीज की बैच नंबर 8 के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक हमने 7 बैच एनसीईआरटी में कवर अप करा दिया। दिस इज ऑफिशियली गोइंग टू द 8th बैच ऑफ एनसीईआरटी। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करेंगे अपन इस बैच में? सर स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक की जो बेसिक एनसीईआरटीज है वो तो बेसिक है ही, उसके ऊपर जो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता, मौर्य, जहां पर रिपीटेड थीम्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन बेसिक बुक कवर करेंगे प्लस एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी साथ में वाइंड अप करते हुए चलेंगे। सभी के सभी एस्पिरेंट्स जो वनडे एग्जाम से उठ करके बड़े एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो एडमिशंस आर ओपन, है ना? अभी 8 सितंबर तक बेसिकली आपके इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और 7 है ना दिसंबर तक ऑब्वियसली इसके एडमिशन चलते हुए नजर आएंगे, राइट? तो जो भी ऐसे एस्पिरेंट है, यू जस्ट हैव फ्यू मोर डेज विद यू टू थिंक एंड प्लान एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। चलो आज की क्लास को सर स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में। पहले मैं ना आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा ब्रेकआउट करके समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडस वैली कहने का मतलब क्या है? सिंधु नदी के किनारे रहने वाली एक सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है सर? सभ्यता। मतलब यहाँ के लोग सभ्य थे, यानी कि यहाँ के लोग हंटिंग गैदरिंग नहीं कर रहे, यहाँ के लोग व्यापार कर रहे हैं, मतलब एक सभ्य सोसाइटी है, बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर इसको बहुत डिटेल में देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सपोज पूरे इंडिया के मैप में यहाँ से सर इंडस रिवर और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं। अब इसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे ऐसे आपको छोटे छोटे सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता देखने को नजर आएंगे। प्रिसाइजली होता है क्या है सर, इन रिवर्स के आसपास की जो सॉइल है ना बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, प्रोडक्टिव होती है, जिसके कारण वहां पे एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे एग्रीकल्चर होगा तो एक सेडेंट्री लाइफ यानी कि एक स्थायी जीवन की शुरुआत हो जाएगी, तो लोग वहां पे रह करके एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए नजर आते हैं। अब इस पर्टिकुलर एरिया में सर ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ने लग जाता है। व्यापार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सर यहाँ के लोग एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स भी बड़े स्केल पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया एक फुल फ्लेजेड सिविलाइजेशन के रूप में अपने को देखने को मिलेगा। मैं आपको आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे साइट्स बताऊंगा इसके आसपास में जहां पे सभ्यता ग्रो कर रही है। प्रीसाइजली हम उसको बोलते हैं सर इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास में ग्रो करती हुई नजर आती है, हमें दिखाई देती है। अब देखो जो आईवीसी है ये अचानक से तो स्टार्ट नहीं हो गया, सभ्यता कहीं भी अचानक से स्टार्ट नहीं होगी, उसको टाइम लगता है, चीजों को इवॉल्व होने में दे टेक सम टाइम। तो अगर आप इवोल्यूशन प्रोसेस को देखोगे तो आपको एक अर्ली हड़प्पन फेज दिखाई देगा। अब हड़प्पा क्या है पहले ये भी समझ जाओ। हड़प्पा एक्चुअली में एक जगह का नाम है पाकिस्तान में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, एक साइट है। तो बहुत बार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है जो एक्सकेवेट हुआ था, जहां पे आईवीसी के एविडेंसेस मिले थे, तो हड़प्पा के भी नाम से उसको अपन कहते हैं, ठीक है? तो अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर कह सकते हो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको प्रीसाइजली आप 3 पार्ट में मोटा मोटी डिवाइड कर सकते हो। पहला सर ये सिविलाइजेशन के शुरू होने के पहले का टाइम पीरियड, जब उस टाइम पीरियड के आसपास में लोगों ने उस एरिया में खेती करना शुरू किया था। लाइक वहां पे अभी एक सेडेंट्री लाइफ, एक स्थायी जीवन की शुरुआत की थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले स्टोन एज का टाइम पीरियड चल रहा था, और स्टोन एज में लोग क्या कर रहे थे? हंटिंग गैदरिंग, और क्या कर रहे थे? डोमेस्टिकेशन। ये वो वाला टाइम पीरियड है जहां पे लोगों ने एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं शुरू किया है और एक सेडेंट्री लाइफ, एक स्थायी जीवन जीते हुए नजर आते हैं, खास करके सिंधु नदी के पास में, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली हड़प्पन फेज। अब इसका जो टाइम पीरियड है ये अप्रोक्सीमेटली 3300 बीसी के आसपास में आपको दिखाई देगा। कब दिखाई देगा सर? अप्रोक्सीमेटली 3300 बीसी के आसपास में। फिर आता है सर मैच्योर हड़प्पन फेज।
मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी सभ्य हो गया है, मतलब वहां पे सभ्यता बहुत बड़े स्तर पे बस चुकी है, लोग रह रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के साथ व्यापार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बहुत ही स्टेबलिश सोसाइटी वहां पे चल रही है, राइट। बहुत ही टाउन प्लानिंग के साथ घर बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट है, सब कुछ आज पढ़ाऊंगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सर मैच्योर हड़प्पन फेज। ये प्रिसाइजली 2500 के आसपास में, अप्रोक्सीमेटली 2500 बीसी के आसपास में आपको ये टाइम पीरियड आता हुआ नजर आएगा। फिर आपको दिखाई देगा सर लेट हड़प्पन फेज, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगता है। अब हिस्ट्री में ना एक चीज नॉर्मल है सर, जिस भी चीज की शुरुआत होती है उसका पतन भी होता है। अगर सूर्य उदय होता है तो सूर्य अस्त भी होता है ना। तो एग्जैक्टली जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, वैसे ही सर इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ नजर आता है। ये वो टाइम पीरियड, इसको आप क्या बोलते हो, लेट हड़प्पन फेज कहते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं हम इसको सर, वी कॉल दिस एज द लेट हड़प्पन फेज। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन अब धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हुआ, क्या फैक्टर्स थे, अभी भी रिसर्च चल रहा है, अलग अलग फैक्टर्स कहते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस। कोई कहता है कि बाढ़ आ गया, सभ्यता के लोग डूब गए, कोई कहता है सर पूरे एरिया में सूखा पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, सभ्यता खत्म हो गई, कोई कहता है सर आर्यंस नाम का एक जनजाति उसने अटैक कर दिया, सबको मार दिया। तो अलग अलग थियरीज है, अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड पे आते आते हमें लगता है सर कि आईवीसी डिक्लाइन होते हुए नजर आ रही है। आपको प्रीसाइजली बताऊं ना तो 1500 बीसी के आसपास में ये वाला टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद से आपको पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखाई देगा जहां से वैदिक एज स्टार्ट होता है। तो प्रीसाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो आईवीसी को अगर आप देखो मैच्योर फेज मुझे बताना हो कि आईवीसी का बताओ जनरल टाइमलाइन क्या था, तो आप आईवीसी का टाइमलाइन दोगे सर 2500 बीसी से 1500 बीसी। ये वाला जो 1000 साल था, इस 1000 साल में इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नजर आता है। 1500 बीसी के बाद में इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है अपने को। तो एक तरीके से एक जनरल टाइम फ्रेम है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है किस तरीके से एक सभ्यता की शुरुआत हो रही है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सभ्यता कैसे गिरती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो अगर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइमलाइन देख लिया, तो अगर हम देखेंगे कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक स्थित थी, राइट, मतलब ये सभ्यता एग्जैक्टली इसका लेंथ एंड ब्रेथ क्या था। सो यू गाइस विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अगर आप साउथ इंडिया में देखो तो आपका जो महाराष्ट्र है, राइट, अगर मैं आपको साउथ इंडिया में दिखाऊं, राइट, तो सॉरी इफ आई ड्रॉ सम इम्परफेक्ट मैप, है ना, अपोलोजाइज फॉर दैट, बट एनीवेज आप देखो तो यहाँ पे महाराष्ट्र से लेकर के राइट नॉर्थ में आपको कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मांडा, है ना, जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया आईवीसी का है, ठीक है। फिर आपको यूपी में आलमगीरपुर से लेकर के बालूचिस्तान, राइट, ये पूरा का पूरा एरिया, ये तो ये आपका कहीं ना कहीं सर ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ साउथ। तो देखो कितने बड़े रेडियस में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड किया हुआ नजर आ रहा है, मतलब छोटी मोटी सभ्यता नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई साइट यूपी में है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है, तो आपको इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कह रहे हो, इंडस रिवर तो है नहीं, ऐसा थोड़ी है कि महाराष्ट्र में भी सिंधु नदी बह रही है, तो इसका नाम आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि सर इस टाइम पीरियड में महाराष्ट्र में जिस प्रकार के लोग रह रहे हैं, जिन भी प्रकार का वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स दैट दे आर यूजिंग, सिमिलर प्रकार की चीजें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के आसपास में रहने वाले लोग कर रहे हैं, जहां से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो उस टाइम पीरियड में हमें जो भी साइट जिस भी कोने में दिखाई देगा देश के, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो सभी के सभी टाइम पीरियड में सबका कल्चर और ऑलमोस्ट क्या है सर, सेम, तो सबको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हुए नजर आएंगे। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर, है ना, एकदम बेसिक से अपन चल रहे हैं। तो ये आपको एक एक्सटेंट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, साउथ में कौन सा एरिया था, नॉर्थ में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था, वेस्ट में कौन सा था ना, राइट, इनका ना एक्सटेंट याद रख लें। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आईवीसी, तो आपको एकदम जाना पड़ता है कि सर वेस्ट में आईवीसी कहां तक था, तो सर ये बालूचिस्तान तक गया हुआ है। ईस्टर्न पार्ट में सर ये कहां तक था, सर ये आलमगीरपुर यूपी तक गया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एकदम एक्सट्रीम्स से, है ना, कि कहां तक आईवीसी को आपको एविडेंसेस स्ट्रेस होते हुए नजर आते हैं। तो ये तो सर आपके सिविलाइजेशन के कुछ डायरेक्शंस हो गए। अब हम देखेंगे कि आखिरकार में हम जो इतना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुन रहे हैं, आखिरकार में खास क्या है ऐसा सिविलाइजेशन में, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन। नाउ द सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले आपको दिखाई देगा सिटाडेल एंड लोअर टाउन। देखो ये जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, राइट, इनमें एक चीज कॉमन देखा गया है कि जनरली इनके टाउन्स के जहां पे रह रहे हैं ना, जिस भी जगह पे रहते हैं, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, कौन सा सर, जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, ये थोड़े हाइट पे, मतलब ये पूरा का पूरा शहर नीचे है, लेकिन पश्चिमी भाग क्या है सर, थोड़े से हाइट पे, क्या है सर, ये थोड़ा सा हाइट पे, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है शहर का वो थोड़े से ऊंचे स्थल पे है, बाकी पूरा का पूरा शहर क्या है, थोड़ा नीचे है। तो ये जो पिछला वाला पार्ट है जो थोड़े हाइट पे, इसको हम बोलते हैं सर सिटाडेल। क्या बोलते हैं इसको, हम साइटाडेल भी कहते हैं। साइटाडेल मतलब क्या है, अपर टाउन।
अब आप बोलोगे सर ये अपर टाउन कैसा था? एग्जैक्टली आप कुछ ऐसे ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे आप किसी क्लास में गए, तो आप जब क्लास में आते हो तो आप देखते हो ना कि टीचर पोडियम के पास खड़े होते हैं, तो वो थोड़े हाइट पे होते हैं और बाकी सारे बच्चे नीचे बैठे हुए होते हैं। तो एग्जैक्टली आप ये समझ जाओ कि जो टीचर का स्टेज है, जहाँ पे टीचर खड़े हैं, वो सिटाडेल है, अपर टाउन है, और जहाँ पे सारे बच्चे ऐसे जमीन पे मतलब नीचे बैठे हुए हैं टेबल पे, जमीन पे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बेंचेस पे बैठे हुए हैं, वो एक तरीके से लोअर टाउन है ना। और देखो जो टीचर का स्पेस होता है स्टेज का, बहुत ही छोटा सा होता है। एग्जैक्टली सिटाडेल भी एक छोटा सा स्पेस है, लोअर टाउन बहुत बड़ा है। अब ये क्वेश्चन आएगा सर सिटाडेल बनता क्यों था? जनरली ऐसा पाया गया है कि सिटाडेल पे ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पब्लिक बिल्डिंग्स है, इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल सपोज करो कहीं अनाज घर हमें ग्रेनरी रखना है, तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट सी पब्लिक बिल्डिंग जो सभी लोगों के लिए काम की हो सकती है, उसको हमने सिटाडेल पे रखा हुआ है। जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनका घर भी अपने को सिटाडेल पे देखने को मिलता है। आम जनता लोअर टाउन में रह रही है। और सिटाडेल पे क्यों ग्रेनरी और बाकी चीजें रखी गई है? क्योंकि रीजन है, हो सकता है कल सर लोअर टाउन में बाढ़ आ जाए, पूरा लोअर टाउन डूब जाए, तो लोग सिटाडेल पे आ सकते हैं, एटलीस्ट उनके पास में फूड सिक्योरिटी रहेगा, है ना। जो भी ऐसी प्लानिंग की जगह है जहां पे हम बैठ करके मतलब लोगों के साथ में डिस्कशन कर सकते हो, आपको सिटाडेल पे दिखाई देगा, जो कि अपर टाउन था। तो सबसे पहला फीचर है सर सिटाडेल इन दी लोअर टाउन। जनरली आई एम टेलिंग, जनरली ऐसा देखा गया है कि जो सिटाडेल था ये वेस्टर्न पार्ट में था। टाउन के कौन से पार्ट में था सर? ये पश्चिमी पार्ट में था। जनरली ऐसा देखा गया, एंड इट इज नॉट मैंडेटरी कि सभी के सभी साइड्स में वेस्टर्न पार्ट में दिखाई देगा। मेजॉरिटी ऑफ साइड्स में आपको वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल दिखाई देता हुआ नजर आएगा, इसको हमको ध्यान रखना है। आगे देखो सर, तो वही बात है, डिवीजन ऑफ रूलिंग क्लास एंड द कॉमन क्लास। रूलिंग क्लास मतलब कौन? व्यापारी, जो व्यापार कर रहे हैं, वो एक तरीके से रूलिंग क्लास है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है ना। तो सिटाडेल में रह रहे हैं और आम इंसान लोअर टाउन में रहते हुए नजर आ रहे हैं। फिर आपको दिखाई देगा ड्रेनेज सिस्टम। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द ड्रेनेज सिस्टम। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पे सर ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग था। मतलब उनके एरिया में, उनके शहर में कभी पानी लगता ही नहीं था, राइट। इनफैक्ट आज भी आप देखो ना, तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, जब पाकिस्तान में बाढ़ आता है तो पाकिस्तान डूब जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो आईवीसी वाले साइड से हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उन एरियाज में आज भी पानी नहीं लग रहा। वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है आज भी उतना ही परफेक्टली काम कर रहा है, आज भी पानी उससे स्पीड में निकल जा रहा है। सो दैट शोज कि उस टाइम का सर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और सारे के सारे ड्रेन्स कवर्ड थे। ऐसा नहीं है कि ऐसे नाली खाली से पड़े हुए हैं ना, कोई भी गया उसमें गिर गया, है ना। बहुत सारी जगह पे आप देखो तो म्युनिसिपैलिटी वाले क्या करते हैं, नाली का कचरा निकाल करके रोड पर रख देते हैं। अब जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वो बेचारे उसमें गिर गए, है ना, कोई बुजुर्ग इंसान उसमें गिर गया, लोगों के कपड़े खराब हो रहे, वो वाला सीन नहीं है सर। इनके ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही परफेक्ट होते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ना पीछे, मतलब पीछे यानी कि इतिहास में, तो आप थोड़े देर के लिए कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने डेवलपमेंट किया या फिर हम अंडर डेवलप हो गए। एनीवेज, तो आपको यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही परफेक्ट दिखाई देंगे, है ना, बहुत ही कवर्ड तरीके से इनके ड्रेन्स और सोक पिट्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट सर ग्रीड पैटर्न। एक सबसे कमाल का प्लान, मतलब बात क्या है कि जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखो, जब भी शहर बढ़ता है ना, तो जिसको जहां मन कर रहा है वहां घर बना लेता है ना। रोड के किनारे कोई कहीं घर बना ले रहा है, कहीं से कोई गली निकाल दे रहा है, वो सीन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग जितने भी थे, वो पहले अपना टाउन प्लानिंग करते थे कि हमें शहर में कहाँ कहाँ पे रहना है। तो आप देखोगे सभी के सभी घर जो है वो शहर में, मतलब रोड से किनारे में है, और सभी के घरों के सामने से ड्रेन जा रही, नाली जा रहा है, और सभी के घर जो है, मतलब जितने भी स्ट्रीट्स है वो 90 डिग्री पे, है ना, जितनी भी गलियां हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, और सभी गलियों के पास से क्या जा रहा है सर? ड्रेन जा रहा है, राइट। और ये ड्रेन जाकर के एक बहुत बड़े ड्रेन में मिल जा रहा है, और फिर वहां से शहर से दूर, बहुत दूर पानी निकल जा रहा है ना, सारा का सारा जो भी ड्रेन है वो बाहर होते हुए निकल जा रहा है। तो एक ग्रिड पैटर्न आपको दिखाई देगा इस टाइप का। क्यों? क्योंकि राइट एंगल पे सभी स्ट्रीट्स एक दूसरे को कट कर रही है, हर स्ट्रीट एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहा है। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से टाउन प्लानिंग के साथ ये लोग सर घर बनाते थे। इनका जो ब्रिक था ना, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का ब्रिक्स को यूज करते थे। ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके का कोई भी डायमेंशन नहीं सर, जो ब्रिक्स थे उसके डायमेंशंस फिक्स होते थे ताकि घर मकान सीधे नीट और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ बन सके, राइट। प्लस आपको एक ग्रेट बाथ दिखाई देगा। ग्रेट बाथ एक्चुअली में एक बहुत बड़ा सा बाथिंग एरिया, मैं आपको आज पिक्चर में दिखाऊंगा क्लास के एंड में, है ना, मैं डायग्राम भी लेकर के आया हूँ। एक्चुअली मैंने ये मोहेंजोदारो में पाया जाता है। अब बोलोगे सर ये मोहेंजोदारो कौन सी चिड़िया है? मोहेंजोदारो एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप उसको क्या बोलते हो सर? उसको हम बोलते हैं मोहेंजोदारो। तो मोहेंजोदारो आईवीसी का एक साइट है और बहुत बड़ा सा इसका बाथिंग एरिया है, और उसमें ऐसे सीढ़ी बनी हुई, स्टेप्स बने हुए, लोग नीचे उतरते थे पानी लेने के लिए, नहाने के लिए। बेसिकली वहां पे लोग जो ग्रेट बाथ था ना, इसको रिचुअल्स के लिए इस्तेमाल करते थे। किसके लिए करते थे सर? रिचुअल्स के लिए बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज सर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज का मतलब होता है सर अनाज घर, यानी कि वहां पे आपको स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में आपको अनाज घर दिखाई देगा। और अनाज घर को बेसिकली कहां पे रखते थे सर? सिटाडेल पे रखा करते थे अनाज को। तो ये कुछ स्पेशल से फीचर्स है।
अब आप इन फीचर्स को पढ़ने के बाद में समझ पा रहे होंगे कि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो कितने डेवलप्ड थे, कितने एडवांस थे, उनका सोचने का तरीका, जो लिविंग स्टाइल था वो कितना बेहतरीन हुआ करता था। यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टफ about the quality of the Indus Valley civilization. So this is how the feature of the urban or the urban planning of IVC used to be. तो आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरीके से अर्बन प्लानिंग उनका होता था। ठीक है, आगे चलोगे तो सर इकोनॉमिक पिलर्स, इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो इकोनॉमी ग्रो करने का एक सबसे बड़ा रीजन है सर एग्रीकल्चर। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में ना जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा ना उतना सरप्लस अनाज आपके पास होगा, और जितना सरप्लस अनाज आप अपने पास रखोगे सर बार्टर सिस्टम में, लेन देन में उस सरप्लस अनाज का आप इस्तेमाल कर पाओगे। समझो इस चीज को। अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं मुझे एक दिन 50 केजी अनाज का कंजम्पशन है, हर दिन में मुझे कितना है सर 50 केजी अनाज का कंजम्पशन है, और मैंने हर दिन का प्रोडक्शन रखा हुआ 80 केजी का, है ना, मैं हर दिन 80 केजी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरे पास सर 30 केजी का सरप्लस है। अब इस 30 केजी का मैं व्यापार कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं। तो जितना एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतना अपन व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि करेंसी तो था नहीं उस टाइम पीरियड में। ट्रेड कहीं ना कहीं अपन अनाज के थ्रू कर रहे हैं, अलग अलग सील्स के थ्रू कर रहे हैं, है ना। तो ये जो ट्रेड कर रहे हैं अनाज के थ्रू, तो वो कैसे हो रहा है सर बार्टर सिस्टम। मैं आपको अनाज दे रहा हूं, आप उसके बदले मुझे कुछ और दे दे रहे हो, लेन देन बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तो इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा सर एग्रीकल्चर, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अभी क्वेश्चन आएगा सर एग्रीकल्चर क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि सर वहां से इंडस वैली निकल रही है, रिवर है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज निकल रही है, बहुत ही अच्छा प्लेन एरिया है, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चर ज्यादा हो पा रहा है, इसलिए वो एरिया डेवलप कर रहा है। दूसरा सर इनका जो व्यापार था ना, ये दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं के साथ ये लोग व्यापार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो है सर ये मेसोपोटामिया नाम का एक सिविलाइजेशन है सेंट्रल एशिया में, उसके साथ व्यापार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें एविडेंसेस मिले, इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीजें मेसोपोटामिया में मिली है और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की चीजें इंडस वैली में मिला हुआ है। सो दैट शोज द लेवल ऑफ ट्रेड पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज्ड टू डू विद दोस पीपल, है ना, उन लोगों के साथ में यहाँ के लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं, उनके एविडेंसेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आएंगे। प्लस आपको सर क्राफ्ट दिखाई देगा। क्राफ्ट कहने का मतलब क्या है सर, जो आपका आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, जो लोग आप हाथ से बनाते हैं, तो उस तरीके से आपको पोर्ट्रीज दिखाई देगा, टेक्सटाइल, मेटल वर्क, है ना, ये सब चीजें दिखाई देगा। अगर अपन मेटल की बात करें तो एक चीज याद रखना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सिविलाइजेशन कहते हैं सर इसको, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहते हैं, क्योंकि सर आईवीसी वाले एरिया में जितनी भी चीजें पाई गई हैं, मेजॉरिटी ऑफ चीजें ब्रॉन्ज की बनी हुई पाई गई हैं, है ना। हिस्ट्री का एक पैटर्न है कि अगर आप जिस मेटल का, जिस भी सामान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करोगे ना, उसके नाम से पूरे पूरे एज का नाम रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप स्टोन के मेटल्स बना रहे हो, स्टोन के टूल्स बना रहे हो, स्टोन का इस्तेमाल हर जगह कर रहे हो, तो आप उसको स्टोन एज कहते हैं। आप कॉपर का इस्तेमाल करोगे तो चैल्कोलिथिक एज, अगर आप ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करोगे तो ब्रॉन्ज एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। लोग टूल्स में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटल क्राफ्ट में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपको एक डांसिंग गर्ल करके एक छोटी सी पोर्ट्रेट मिलेगी, वो भी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इस बार यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन था 2025 में कि जो डांसिंग गर्ल पाई गई है वो किस चीज से बनी है, सो दैट इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, क्योंकि पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, है ना। अब एक कमाल की बात सर, जो ब्रॉन्ज है ना, ये दो अलग अलग मेटल्स को जोड़ करके बनता है। अगर आप कॉपर और टीन, किसको सर, कॉपर और टीन, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, ब्रॉन्ज बनेगा। अगर आप एक तरफ से कॉपर लो, दूसरी तरफ से टीन लो, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। अब होता क्या है, जो आईवीसी वाले लोग है ना, कॉपर ले रहे हैं सर राजस्थान में खितरी माइंस है। क्या नाम है सर इनका माइन है खितरी माइंस, है ना। राजस्थान में खितरी माइंस नाम की जगह है जहां से कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है। और अफगानिस्तान से ये लोग टीन लेकर के आ रहे हैं। कहां से ला रहे हैं सर, अफगानिस्तान से। तो आप खुद देखोगे मैप में तो आपको क्या पता चलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि इस तरीके से कुछ दिखाई देगा कि यहाँ अफगानिस्तान से टीन आ रहा है और राजस्थान से कॉपर आ रहा है, और इस पर्टिकुलर एरिया में टीन और कॉपर मिला करके क्या दिखाई दे रहेगा आपको, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बनता हुआ दिखाई देगा। तो बिकॉज लोग इस प्रकार से अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन मेटल्स के सहारे यहाँ पे आपको आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, यहाँ पे लोग वेट एंड मेजर्स का भी बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब नापतोल भी ऐसा नहीं है कि लोग किसी को कुछ भी दे दे रहे हैं, नहीं सर, उनके पास अपना खुद का एक क्वांटिटी है, पैरामीटर, जिसके बेसिस पे वो नापतोल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कॉपर कहाँ से मिल रहा है, राजस्थान के खितरी माइन से। टीन कहाँ से मिल रहा है, अफगानिस्तान से। दोनों को मिलाकर के क्या बना रहे हैं, वो ब्रॉन्ज। और इसलिए इस ब्रॉन्ज के एलिमेंट्स बहुत सारे पाए जा रहे हैं, तो पूरी सभ्यता का नाम ही कर दिया गया है सर ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या कर दिया गया है नाम, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। बहुत ही इजी तरीके से हम पढ़ रहे हैं,
और देखो यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, हमेशा याद रखना इन सभी के सभी कंटेंट में आपको लिटरेचर कम है, डायग्राम और टेबल बहुत ज्यादा दिखाई देगा ताकि आपको याद करना आसान हो। द पर्पस ऑफ हैविंग दिस सीरीज इज दैट कि हिस्ट्री को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि बच्चों को हिस्ट्री में कोई दिक्कत दूर दूर तक ना हो किसी भी टॉपिक में। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप इन टॉपिक्स को बहुत ही कंसिस्टेंट होकर के फॉलो करो, और इनको और डिटेल में पढ़ना है आपको तो एनसीईआरटी कोर्सेज आर लाइक जेम फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। आप एक बार एनसीईआरटी कोर्सेज को डेफिनेटली चेकआउट करो, वहां पे हमने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाया हुआ है, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बाकी वर्टिकल्स के बड़े एग्जाम्स के लिए। दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो भैया, अब आईवीसी को लेकर के एक और क्वेश्चन आता है कि सर वहां का रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा था, राइट। लोग किस चीज की पूजा कर रहे हैं, धर्म को अगर देखें तो क्या आपको एविडेंसेस मिलेंगे। तो रिलीजियस प्रैक्टिस में हमें कहीं ना कहीं वहां पे एनिमल वर्शिप होता हुआ नजर आता है। क्या दिखाई दे रहा है, वी आर एबल टू सी इज एनिमल वर्शिप। एनिमल वर्शिप में लोग ना वहां पे बुल, एलिफेंट, राइनो, इन एनिमल्स का वर्शिप करते हुए नजर आते हैं। और एक कमाल का नाम एक सील मिलता है, राइट, पशुपति महादेव का, राइट। एक छोटा सा सील मिला, उसमें हमें कुछ इमेज दिखाई देता है। उसमें हमें दिखाई देता है कि एक इंसान है जो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और उसके आसपास में 5 जानवर उसको घेरे हुए। और हमने फिर अंदाजा लगाया क्योंकि वो पशुओं से घिरा हुआ है, तो पशु और घिरा हुआ है तो लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, तो पशुपति मतलब पशुओं से घिरा हुआ, है ना। लॉर्ड ऑफ एनिमल क्या कहते हैं उसको, पशुपति। तो ऐसा कहा गया कि ये जो इमेज है, दिस इमेज इज ऑफ पशुपति महादेव, है ना। ये पशुपति महादेव, इनके आसपास में 5 जानवर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। इस इमेज में ये आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जानवर में आपको बुल दिखाई देगा, एलिफेंट दिखाई देगा, राइनो दिखाई देगा, 3 मैंने बता दिए, 2 और बताओ। चलो एक और बताता हूँ मैं, डियर भी दिखाई देगा। एक और आप बताओ मुझे कि एक और कौन सा एनिमल है जो आपको पशुपति महादेव में उनके आसपास में होता हुआ नजर आएगा। दिस शुड बी आई थिंक वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलो फिर आपको नेक्स्ट दिखाई देगा सर मदर गॉडेस। मदर गॉडेस मतलब ऑब्वियसली बात है, मदर गॉडेस को वो पूजा करते हैं, फर्टिलिटी गॉड मानते हैं, है ना। कहीं ना कहीं धरती माँ को, उसकी भी वो पूजा करते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ सर वो लोग ट्री वर्शिप कर रहे हैं। ट्री वर्शिप का मतलब क्या है, पेड़ पौधों की पूजा। अब ये ट्री वर्शिप कैसे कर रहे हैं, तो सर वो पीपल के पेड़ को और अलग अलग पेड़ों को यहाँ पे पूजते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी देखो हमारे कल्चर का पार्ट है, लोग पेड़ों की पूजा करते हैं ना। लोग अपने गांव में अपने खानदान के देवता, कुल देवता के रूप में बहुत सारे पेड़ों की पूजा करते हैं, वो आपको आज भी दिखाई देगा। एक कमाल की चीज जो दिखाई देती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि सर वहां पे कहीं भी मंदिर नहीं मिला। जब हमने एक्सकवेट किया सो देयर वाज एब्सेंस ऑफ टेंपल। तो फिर ऐसा कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन है। क्या है सर, ये सेक्युलर सिविलाइजेशन है। सेक्युलर सिविलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी सभ्यता जहां पे कोई धर्म को फॉलो नहीं कर रहा, लोग सेक्युलर है ना। और अगर धर्म को फॉलो भी कर रहे हैं तो बहुत ही प्राइवेट स्पेस में, हो सकता है कहीं घरों में छुप छुपा के फॉलो कर रहे हो, पब्लिकली कहीं भी टेंपल नहीं मिला। द लैक ऑफ लार्ज टेंपल इन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, हमें कहीं भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में बड़े टेंपल दिखते हुए नजर नहीं आते हैं, जो कि आपको यहाँ पे क्लियर कट रूप से बहुत ही ईजी तरीके से दिखाई देते हुए नजर आएगा, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज दी सेक्युलर सिविलाइजेशन। और आप देखो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आप स्क्रिप्ट की बात करो तो एक चीज हमेशा याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखते थे, लेकिन वो क्या लिखते थे वो हमें नहीं पता। अभी भी रिसर्च चल रहा है, वो डिसाइफर नहीं हो पाया, दैट इज अनडिसाइफर्ड। अभी भी उसका रहस्य हमें पता नहीं चला, अभी भी क्या है सर, वो अनडिसाइफर्ड है। हाँ, तो इससे आपको ये पता चलता है, इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब एक ऐसा काल, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे लोग जो लिख रहे हैं वो हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे वो क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो कुछ तो लिख रहे हैं। इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सर प्रोटो हिस्टोरिक एज। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक। एक होता है सर प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब लोग कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, लोगों के पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, दैट्स कॉल्ड प्री हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब लोगों के पास स्क्रिप्ट है, हमने आज तक सर डिसाइफर नहीं किया, अभी भी हमारा रिसर्च चल रहा है। और एक होता है हिस्टोरिक, मतलब लोगों के पास स्क्रिप्ट है और हमने डिसाइफर भी कर लिया कि वो क्या लिखते थे, तो हम उनके इतिहास को पढ़ पा रहे हैं। तो 3 प्रकार से टाइम पीरियड को क्लासिफाई किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो आईवीसी जो है दैट इज कॉल्ड द प्रोटो हिस्टोरिक, क्योंकि अभी भी अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। अच्छा, जो स्क्रिप्ट है ना वो पिक्चर्स में, इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अलग अलग सिंबल्स और पिक्चर्स के माध्यम से वो लिखते हुए नजर आते हैं। एक और कमाल की बात है सर, वो राइट टू लेफ्ट आपको लिखते हुए नजर आएंगे। अगर आप देखो आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो सर लेफ्ट टू राइट, हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही कमाल के तरीके से लिखते थे, ये लिखते थे सर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। मतलब ये कुछ ऐसे लिखते थे। ये जो पैटर्न है ना, राइट से लेफ्ट लिखना, फिर उसी को लेफ्ट से राइट ले जाना, फिर राइट से लेफ्ट लिखना, फिर लेफ्ट से राइट ले जाना, इस राइटिंग पैटर्न को हम बोलते हैं सर बोस्ट्रोपैडल। क्या बोलते हैं, बोस्ट्रोपैडल स्क्रिप्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहते हैं कि दे वर फॉलोइंग द बोस्ट्रोपैडल स्क्रिप्ट। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो 3 लाइन याद रखेंगे। सबसे पहला,
सर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बिलोंगिंग टू द प्रोटो हिस्टोरिक बिकॉज अभी भी स्क्रिप्ट क्या है, अनडिसाइफर्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट सर, वो पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड एज द पिक्टोग्राफिक। तीसरा इंपॉर्टेंट सर कि वो बोस्टो पैटर्न स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यानी कि वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट होते हुए नजर आएंगे। दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आता है सर कि आखिरकार में जो आईबीसी के लोग थे ये किस तरीके से खत्म होते हुए नजर आते हैं, इनका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ। बहुत सारे अलग अलग से फैक्टर्स हैं। कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज मतलब ऑब्वियसली बात है, मौसम बदल गया, एसिड रेन होने लग गया, राइट। जो नदियां हैं उनके कोर्सेस, रिवर्स के कोर्स चेंज होने लग गए, राइट। नदी कहीं से कहीं बहने लग गई, तो बहुत सारे पैटर्न के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण वो सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई, है ना। कुछ ऐसी थियरीज है जो बोलते हैं नहीं सर, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, मतलब जितने भी रिसोर्सेस थे वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। जैसे आज के टाइम पीरियड में हम कितने स्पीड में रिसोर्सेस का कंजम्पशन कर रहे हैं, जो नेचुरल गैसेस है, ऑयल है, पेट्रोल है, मिनरल्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, वैसे उस टाइम में भी जो भी नेचुरल रिसोर्स होगा वो सब कंज्यूम हो गया होगा, स्कार्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टफ, और कहीं ना कहीं डिसबैलेंस देखने को मिला, चीजें खत्म हो गई। कोई कहता है सर एक्सटर्नल प्रेशर, कहते हैं कि आर्यंस नाम की एक कम्युनिटी है, आर्यन नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी है, जनजाति, जो पहले सेंट्रल एशिया में रहती थी। कहाँ रहती थी सर वो जनजाति पहले यहाँ कहीं सेंट्रल एशिया में रहती थी। इसने कहीं ना कहीं आक्रमण किया भारत में, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास रहने वाले लोग थे उनको मार दिया। ऐसा एक और थियरी कहता हुआ नजर आता है। कोई कहता है सर ट्रेड डिसरप्शन हुआ, व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो लोगों का कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, और धीरे धीरे करके लोग शहर छोड़ करके गांव में रहने लग गए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन था, शहरी सिविलाइजेशन था, वो खत्म हो गया। कोई कहता है सर नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया होगा, या फिर बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड आया होगा जिसमें सारे लोग मारे गए। जैसे अलग अलग थियरीज है, रिसर्च चल रहा है। अभी भी मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी कहीं ना कहीं आर्यन इन्वेजन को ही माना गया है, इसलिए आर्यन इन्वेजन होता है तो कहीं ना कहीं वैदिक एज हमें दिखाई देता हुआ नजर आएगा, जो कि मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा, है ना। अपन हर संडे को एक वीडियो लेकर के आते हैं, इसको लेकर के मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करता हुआ नजर आऊंगा। तो अगर आप देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स है जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से साइट है। फॉर एग्जांपल आपको चन्हू दारो, आलमगीरपुर, सुरकेंदर, बनवाली, कालीबंगान, राखीगढ़ी, लोथल, ढोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, मतलब दीज आर सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइट्स। इन साइट्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी साइट्स कहाँ पे और क्या क्या इनमें पाया गया। तो मैं आज की क्लास में आपको टेबल के फॉर्मेट पे दे दूंगा, आपका आधा से आधा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन पहले हम उस पर जाए। अगेन देयर इज दी एनसीईआरटी बैच दैट आई वाज टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी एस्पिरेंट है, बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट गो एंड चेक आउट द डेमो कोर्सेज ऑफ द एनसीईआरटी, बिकॉज अल्टीमेटली हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल फॉर्मेट पे ना पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, चलो जी। अब आपको एक दो चीजें और बहुत ही कमाल की यहाँ पे क्या दिखाई देगी। सबसे पहले तो आपको ये दिखाई देगा कि इन साइट्स को एस्कावेट किसने किया, कि कोई ना कोई तो होगा जिसने सबसे पहली बार इसको ढूंढा होगा, एस्कावेट किया है, जमीन से निकाला है। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको एक साइट दिखाई देगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज, कहां पे सर, दयाराम साहनी जी हैं जिन्होंने हड़प्पा, द साइट इज कॉल्ड एज हड़प्पा। जो मैं आपको बता रहा था ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी खोज जो करते हैं वो है आपके सर दयाराम साहनी। एक्चुअली में इन्होंने कहां पे हड़प्पा को ढूंढा है, तो इट इज फाउंड इन दी मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये इंडिया वाला पंजाब नहीं, दिस इज द पंजाब ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट के पास में आपको दिखाई देगा। प्रेजेंटली ये क्या है, तो साहिवाल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साहिवाल वाले प्रोविंस में आपको दिखाई देता है, जहां पे हड़प्पा भी दिखाई देगा। ये सर 1921 में इसको डिस्कवर किया गया। द साइट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ 1921। और किसने किया था सर, इसको दयाराम साहनी साहब ने किया था। अब आप सोचो 1921 में भारत में क्या चल रहा था, तो सर 1920s के आसपास में इंडिया में तो नॉन कोऑपरेशन ही चल रहा था। 1922 में नॉन कोऑपरेशन बंद हो गया था, है ना, असहयोग आंदोलन गांधी जी का। उस टाइम पीरियड में इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री में हड़प्पा का एक्सकवेशन दिखाया है। प्लस ऋग्वेद है ना, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा ना, ऋग्वेद, वैदिक एज है ना, वैदिक एज की किताब ऋग्वेद, उसमें हड़प्पा का नाम हरियुप्पा के नाम पे लिखा गया, हरियुप्पा। तो पता चलता है कि सर ये वो टाइम पे ये शहर हड़प्पा एक बहुत बड़ा शहर होगा, इसलिए यहाँ पे हड़प्पा में बहुत पुराना सिविलाइजेशन, और ऋग्वेद में भी इसका जिक्र होता हुआ नजर आता है। ठीक है, अगर हम और आगे चलेंगे, अच्छा ये कहाँ पे पाया गया, तो सर ये रवि नदी के किनारे, इट इज फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, रवि के किनारे। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मैंने क्या कर दिया, इसीलिए आपको और इजी करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट से साइट्स है, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट से डिस्कवर्स है ना, और जो भी इंपॉर्टेंट से चीजें मिली उसको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिवाइज। फॉर एग्जांपल देखो, हड़प्पा सर 1921 में हुआ है ना, किसने किया, दयाराम साहनी, मार्शल मधु स्वरूप वत्स। आपको बस एक ही नाम याद रखना है सर, दयाराम साहनी, जो इंपॉर्टेंट एस्केवेटर है।
कहाँ पे सर? ये पंजाब में है, पाकिस्तान, और ये रवि नदी के किनारे, रवि रिवर के पास में दिखाई देगा। क्या क्या मिलता है आपको? तो ग्रीनरीज मिलता है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट आपको एक्सकवेशन में दिखाई देगा। 1922 में सर मोहेंजोदारो को डिस्कवर किया गया, और आप इसमें एक ही नाम याद रखना, दैट इज द आर.डी. बनर्जी, जिनके ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। बेसिकली ये साइट कहाँ है? तो ये इंडस रिवर के पास में, ये पाकिस्तान में, सिंधु नदी के पास में, ये फिर भी रवि नदी के पास है। कहाँ पे सर? ये इंडस के पास में, सिंधु नदी के पास में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें आपको एक्सकवेट होकर के मिलेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेट बाथ दिखाई देगा, जो मैं आपको बताया था ना कि ग्रेट बाथ है, लोग ऐसे नीचे उतर करके उसमें क्या कर रहे, रिचुअल बाथ ले रहे। मैं आपको उसके बाद पिक्चर दिखाऊंगा ग्रेट बाथ का, ठीक है। डांसिंग गर्ल दिखाई देती है, डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति छोटी सी दिखाई देगी, जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, राइट। और ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है। किस साल का क्वेश्चन है सर? इसी साल का है, आईएएस के एग्जाम का, है ना, यूपीएससी का, कि ये जो ब्रॉन्ज, जो डांसिंग गर्ल जो पाई गई है हड़प्पा में, किस चीज की बनी थी सर? ये ब्रॉन्ज की बनी थी। क्यों ब्रॉन्ज की बनी थी? क्योंकि सर ये पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन, इसी को हम सर क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम सर? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, इसलिए ब्रॉन्ज की बनी हुई दिखाई देती है। एज सिंपल एज दैट। हमें सर यहाँ पे पशुपति महादेव का सील दिखाई देता है। मैंने आपको 5 एनिमल्स का नाम बताया, 4 का नाम बताया, मैंने आपसे एक पूछा एनिमल का नाम क्या था, राइट। तो ये आपको पशुपति महादेव दिखाई देगा। ग्रीनरी दिखाई देगा, बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाले इंसान की आपको प्रतिमा दिखाई देगी। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली मोहेंजोदारो वाले एरिया में। देखो ये है सर आपका ग्रेट बाथ, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि आई शो यू इन द पिक्चर। सो दिस इज हाउ द ग्रेट बाथ यूज्ड टू लुक लाइक। आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखो ये स्टेप्स है, क्या है सर? ये पैर से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। लोग ऐसे नीचे उतरेंगे, यहाँ पे पानी होता था पूरा भरा हुआ, और इसमें वो रिचुअल बात करते थे, रिचुअल्स के लिए इस पानी का इस्तेमाल करते थे। और ये आपको हड़प्पा में दिखाई देगा। दिस इज एग्जैक्टली द ग्रेट बाथ। सो दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रेट बाथ, है ना। सो टेक दिस पिक्चर वेरी सीरियसली, राइट। इसके बाद में ये है सर आपकी डांसिंग गर्ल, जो मैं आपको कह रहा था ना कि दिस इज द डांसिंग गर्ल। सो दिस इज हाउ द डांसिंग गर्ल इज फाउंड, है ना। और ये डांसिंग गर्ल किसकी बनी है सर? ये भी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। किसकी बनी है सर? ये आपको ब्रॉन्ज की बनी हुई दिखाई देंगी। ये है सर आपके वो दाढ़ी वाले इंसान, है ना, जिनकी बात हम कर रहे थे, द बियर्डेड मैन, ही इज दैट दाढ़ी वाला इंसान। ये भी आपको सेम साइड पे दिखाई देंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इमेजेस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दे आर फाउंड इन द सेम प्लेसेस। दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। और आगे हम जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे साइट्स दिखाई देंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट से साइट्स मार्क कर दे रहा हूं। आपका काम है सर इन साइट्स को, इनके एक्सकवेटर को, इनके पास से बहने वाली नदी और इनमें क्या पाया गया, इसको प्लीज याद कर लेना। और आप बोलोगे सर याद नहीं हो पाएगा, तो इस पीपीटी को डाउनलोड करके इन टेबल को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लेना। सुबह से शाम तक 2-4 बार डेली देखना। 15 दिन देखोगे, 16वें दिन आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आईबीसी के क्वेश्चंस बहुत बार फैक्चुअल आते हैं कि कौन सी चीज किस साइड पे पाई गई है ना। अब ये केमल बोन्स है ना, जो केमल है, ऊंट की हड्डियां कहाँ पाई गई है? तो ये कालीबंगान में पाया गया। कालीबंगान कहाँ पे है सर? ये राजस्थान में है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कालीबंगान कौन सी नदी के पास है? सर ये घग्गर रिवर के पास में फ्लो कर रहा है। समझो कैसे क्वेश्चन बन सकता है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर ये जो चन्होदारो है ये कहाँ पे? तो सर ये भी इंडस रिवर के पास ही है। चन्होदारो मोहेंजोदारो के पास में, मोहेंजोदारो चन्होदारो, है ना। आई थिंक 130 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों इंडस रिवर के पास में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये साइट्स को आपको ध्यान रखना है और इनके इंपॉर्टेंट एक्सकवेटर्स और चीजों को ध्यान में रखना है। आपको मैं 2-3 साइट इंपॉर्टेंट सा बता देता हूं जहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। जैसे आपको दिखाई देगा ऊपर में लोथल और यहाँ पे ढोलावीरा, ये दोनों के दोनों साइट्स आपको गुजरात के हैं। कहाँ के सर? ये बोथ द साइट्स आर ऑफ गुजरात। देखो यहाँ पे दिखाई देगा, दिस इज गुजरात एंड हियर आल्सो यू कैन सी दिस इज द गुजरात। अब जो आपका लोथल है ना, ये गुजरात में, लेकिन इसके पास में जो नदी जा रही है उसका नाम है सर भोगावा रिवर। क्या नाम है? द नेम ऑफ द रिवर इज भोगावा, है ना। अगर मैं आपको ढोलावीरा की बात करूं तो इसके पास ये रिवर नहीं जा रही, लेकिन ये रन ऑफ कच्छ के पास में आपको एग्जिस्टेड मिलेगा। दोनों कहाँ पे? ये गुजरात में मिलेंगे। अब डिफरेंस क्या है सर? ये जो लोथल है ना, इसको हमेशा याद रखना, ये दुनिया का सबसे पुराना आपको कहीं ना कहीं डॉकयार्ड दिखाई देगा, है ना। बहुत पुराना बंदरगाह आपको दिखाई देगा जहां पे जहाज लगाया जाता था। एक तरीके से आर्टिफिशियल पोर्ट था, समुद्री तट के पास में आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है। प्लस आपको देखो फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट दिखाई देगा, चेस प्लेइंग बोर्ड आपको दिखाई देगा, है ना, शतरंज खेलने वाले। और जो ढोलावीरा है ना, यहाँ पे सर आपको वाटर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। वाटर मैनेजमेंट मतलब यहाँ के लोग पानी को रिसाइकल करके यूज करना अच्छे से जानते थे। और ये जो वाटर मैनेजमेंट है ना, इसके ऊपर में यूपीएससी ने सर 2021 में क्वेश्चन पूछा है, राइट, कि कौन सा ऐसा साइट है जहां पे वाटर मैनेजमेंट अपने को बहुत सही दिखाई देता है। और उसके ऑप्शंस में ढोलावीरा भी था। मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स हैव गॉट दैट क्वेश्चन रॉन्ग। So you have to understand ढोलावीरा इज देयर, जहां आपको वाटर मैनेजमेंट, डैम्स और बाकी चीजें दिखाई देंगी। और ढोलावीरा में सर शहर को ना
3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, 3 पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज आल्सो फाउंड इन द धोलावीरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें और इंपॉर्टेंट से साइट्स में प्लीज इसको आप लोग देखेंगे, बिकॉज यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ टाइम क्वेश्चन आते हुए नजर आएगा। और अगर आपने इतना कर लिया है तो आज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिना किसी लिटरेचर के, बिना बड़े बड़े पैराग्राफ्स के, बहुत सारे दुनिया भर के फैक्ट्स के हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और सारे इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कवर अप किया हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइस विल रिवाइज दिस पर्टिकुलर सेशन टू एज मेनी टाइम एज यू कैन। बाकी इन चीजों को बहुत डिटेल में पीवाईक्यू के साथ इंटीग्रेट करके बड़े एग्जाम को टारगेट करते हुए देखना, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेक आउट दी कोर्सेस ऑन परचम क्लासेस फॉर द एनसीईआरटी। ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं पे रखेंगे। दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगले संडे को विद सम अदर टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया, पूरी सीरीज के साथ में, राइट, और इसको अपन कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।